अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज को। तो ये एमसीक्यूज का सेट नंबर 675 है। तो इस सीरीज के थ्रू हम एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग साइंस को रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस ऑर्गन्स इज इनकरेक्ट। सो यू आर बीइंग आस्क्ड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbit are homologous organs। जो कांटे होते हैं बोगनवेलिया के और जो टेंड्रिल्स होते हैं कुकुरबिट के, वो सारे के दोनों के दोनों एक होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। फोर लिम्ब ऑफ चीता एंड ह्यूमंस आर होमोलोगस ऑर्गन्स। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एनालोगस ऑर्गन्स एंड होमोलोगस ऑर्गन्स शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये जो है एनसीईआरटी का सवाल है। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ इतना समझना है होमोलोगस एनालोगस का क्या मतलब है और इवोल्यूशन में किस तरीके से काम कर रहे थे। तो जिस किसी ने भी मेरा वो लेक्चर देखा है तो आप लोगों का तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन, होमोस का मतलब सेम रहते हैं, होमोलोगस मतलब सेम ऑर्गन का जो है वो सेम है। उसका इवोल्यूशन की वजह से, उसका इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि ऑर्गन वो एनाटॉमिकली सेम है बट उसने काम कुछ अलग अलग करना शुरू कर दिया। तो उस इवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? उस इवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, कन्वर्जेंट नहीं होता, डाइवर्जेंट होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है। तो जब हम होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक जैसे ऑर्गन्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ और चीता के आगे वाले पैर, अगर उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दोनों का सेम है, लेकिन चीता उससे भागने का काम करता है और हम हाथों से अपने अलग अलग काम करते हैं। हम इवॉल्व हो गए ज्यादा। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो कांटे होते हैं बोगनवेलिया के और जो टेंड्रिल्स होते हैं दोनों मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। तो देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम है बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। और फंक्शन डिफरेंट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। एक जगह से उन्होंने स्टार्ट किया और वो फैल गए, डाइवर्ज हो गए, कन्वर्ज नहीं हुए, डाइवर्ज हो गए। अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं होमोलोगस ऑर्गन, उनका इवोल्यूशन कैसा होता है? अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो मतलब उनका डाइवर्जिंग इवोल्यूशन है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम है। तो इसको हम कहते हैं व्हाट? इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका एग्जांपल क्या है? फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, व्हेल, बैट, ये सब के सब क्या है? ये सब का सब स्ट्रक्चर सेम है। सिमिलरली एनाटॉमिकली ये सेम है। उसी तरीके से अगर पौधों में देखते हैं आप तो बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट के टेंड्रिल्स दोनों कौन है? दोनों सेम ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये देखिए बोगनविलिया के अंदर जो ये जो कांटे निकले होते हैं और कुकुरबिटा के क्या होते हैं? ये टेंड्रिल्स होते हैं। ये दोनों के दोनों सेम ऑर्गन है। और ये देखिए ये सब क्या है? चीता, हमारे हाथ, चीता के आगे वाले पैर, वेल्स के फ्लिपर्स और बैट के पंख, ये सब के सब क्या है? इनका स्ट्रक्चर सबका सेम है। हाथ होने चाहिए थे उनके, फोर लिम्ब है ये, लेकिन अलग अलग फंक्शन करता है क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। अलग अलग जगह पे ये रहने लग गए, एक उड़ने लगा, एक पानी में तैरने लगा, एक दौड़ने लगा। तो उनके ऑर्गन्स ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात होती है एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? अब एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उनका, अलग है वो ऑर्गन, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसा हो रहा है कि उसने सेम काम करना शुरू कर दिया अलग अलग ऑर्गन्स ने। जैसे कि मतलब organs have different structure but their functions are same because of the evolution. It is called homologous organs. It is called analogous organs. Sorry, ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं analogous organs क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर जो है क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनका काम सेम है। तो क्या हुआ? ओवर द इवोल्यूशन पीरियड उन्होंने काम सेम करना शुरू कर दिया, उनको हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। और जो इवोल्यूशन की जो टाइप है वो कन्वर्जिंग इवोल्यूशन है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सबने कन्वर्ज होके एक ही काम करना शुरू कर दिया। राइट, सो एनाटॉमिकली दे आर सिमिलर, नॉट सिमिलर एनाटॉमिकली बट दे आर
फंक्शंस आर सेम, जैसे कि फ्लिपर्स इन पेंगुइन, पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं वो दोनों के दोनों काम सेम करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डॉल्फिन जो है वो मैमल है, ओके, दोनों यूज सेम आते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर इज द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस एंड स्वीट पोटैटो and potato both store food but potato is modified stem whereas sweet potato is modified root। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो आपको एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इफ ही हैज नो एंटीबायोटिक इन एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। उसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है अगेंस्ट द एंटीजन एंड कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पीपल ए बी ओ, तीनों से जो ब्लड ले सकता है और उसके ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो उस ब्लड ग्रुप को आप क्या कहेंगे, उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है? बहुत आसान सवाल। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपको पता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता था? अगर ए बी ब्लड ग्रुपिंग में मैं बात करूं तो यूनिवर्सल डोनर होता था ओ। अगर मैं आरएच सिस्टम में बात करूं तो ओ नेगेटिव जो होगा वो ब्लड यूनिवर्सल डोनर होगा। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट होगा ए बी, और वो भी कौन सा वाला? ए बी पॉजिटिव, जो नेगेटिव से भी ले सकता है, राइट। सो क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि ये एबीओ सिस्टम की बात कर रहा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आरएच भी इसमें देखते हम तो आरएच पॉजिटिव होता, राइट। तो ये जो चैप्टर था, ये वाला जो टॉपिक था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है काफी अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसी के ऊपर क्या होता है, एक एंटीजन लगा होता है। उसकी आरबीसी के ऊपर लगा हुआ एंटीजन ए, जिसके अंदर एंटीजन ए लगा हुआ है वो ए है, जिसमें बी लगा हुआ है जिसकी आरबीसी के ऊपर वो बी है, जिसके अंदर दोनों लगे हुए हैं ए बी और बी बी, तो वो कौन है? वो ए बी है। जिसके अंदर कोई नहीं लगा हुआ वो ओ है, जिसकी जीरो, मतलब जो जीरो मान लो ओ है, वो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। अब सिमिलरली जिसके अंदर जैसे एंटीजन होगा, देखो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, नील एंटीजन, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? एंटीबॉडीज क्या करती हैं? उस एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेंगी। तो अगर उसके अंदर है एंटीजन लगा हुआ किसी आरबीसी के अंदर, तो प्लाज्मा जो है जिसके अंदर आरबीसीज होती हैं, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा के अंदर एंटी बी, ऑपोजिट वाली दूसरी वाली होंगी एंटी बी। तो बी के अंदर कौन सी होंगी? एंटी ए। ए भी है जिसके अंदर दोनों एंटीजन लगे हुए, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है उसका मतलब उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाया था, अब फिर से पढ़ा दिया मैंने आपको। अब इसको आप लगा लो थोड़ा सा दिमाग और आपको झट से पता चल जाएगा। इट्स वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है वो मैं उसको यही बोलूंगी कि आप जाके मेरा एनसीईआरटी का लेक्चर जरूर देख लो। शायद से मैंने क्लास 9 में पढ़ाया होगा आपको मोस्टली। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है द करेक्ट रीजन व्हाई देयर आर नॉट मोर देन 3-4 ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। जो फूड चेन की बात हो रही है उसके अंदर 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? देखिए, एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है। तो पहला रीजन जो दे रखा है, द नंबर ऑफ एनिमल्स आर वेरी लो बिकॉज ऑफ विच ट्रॉफिक लेवल्स आर लेस। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं इसलिए ट्रॉफिक लेवल लेस होता है, पहला कारण दिया हुआ है। हमें एक कारण बताना जो सही है। Only 10% of the total energy present in one of the trophic level is passed on to the another। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर। बिकॉज एपेक्स प्रेडेटर्स आर प्रेजेंट ऑन 3-4 लेवल्स। एपेक्स प्रेडेटर 3rd या 4th लेवल पे होता है इसलिए 3-4 लेवल ही होते हैं, या बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऐसा होता है। बताएं इसका सही जवाब क्या है? कि सिर्फ 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं जनरली। बहुत रेयर होता है कि आपको 5 ट्रॉफिक लेवल मिल जाए, लेकिन अगर 3 से 4 लेवल में ही जो होता है उतने ही होते हैं फूड चेन में। बताएं उसका कारण पूछा जा रहा है, अगर मैं बता दूंगी तो फिर वो कारण ही पता चल जाएगा आपको। तो इसका कारण है ऑप्शन 2। हमने पढ़ा भी था क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से चलते हैं आगे। ये देखिए एक ट्रॉफिक लेवल है, ये 1 2 3 4, इसमें एक्सेप्शनल 5 बने हुए हैं, राइट। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ओके। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो 5 लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो है एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो है सिर्फ 10% ट्रांसपोर्ट होती है। 10% का, फिर इसका भी 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%। तो आप देखिए जो एपेक्स प्रेडेटर है उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, बहुत कम। सो दे आर जनरली हो क्या रहा है,
ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कैप्चर करते हैं सन की एनर्जी का कितना परसेंट कैप्चर कर रहे हैं, 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सिर्फ उतनी कैप्चर करते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट जब इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो क्या होता है, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस एज अ हीट टू एनवायरमेंट, और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है। फिर जो हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा रहे हैं तो फर्दर उस 10% का, मान लीजिए 100 एनर्जी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की, वहां से हमको मिल रही थी 10,000 एनर्जी मिल रही थी सन से, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की सिर्फ 100 में से जो 10 है वो हर्बीवोरस ने उसको खा लिया, उसको मिल गई। अब 10 का भी 10% एक मिलेगी आपको जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा, ठीक है, ये तो प्रोड्यूसर होगा प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी एक, और इसका भी 10%, 1/10 जो है मतलब 0.1 मिलेगी आगे, और उसका भी 10%, 0.01 मिलेगी ऊपर। तो मतलब एनर्जी इतनी कम होती जा रही है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि 4 से ज्यादा हमको 3 से 4 मिलते हैं हमको लेवल, उससे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये जो ये फूड वेब दिखाया गया आपको, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, एक दूसरे को भी खा सकता है कोई। अगला जो सवाल है स्क्रीन का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी के बनने के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट है द अनइवन हीटिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू सन कॉजेज क्रैक्स, उसके वजह से क्रैक्स आते हैं चट्टानों में। सेकेंड दे रखा है विंड डज नॉट प्ले एनी रोल इन सॉइल फॉर्मेशन बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल सॉइल। ये सरफिशियल नहीं है, ये सुपरफिशियल है, ओके। थर्ड है स्मॉल प्लांट्स लाइक मॉस ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द रॉक्स। फोर्थ है वाटर इन द क्रैक्स व्हेन फ्रीजेस वाइडन अप द क्रैक्स इन रॉक्स। मतलब ये सॉइल हमारे धरती पे कैसे बन रही है, मिट्टी की फॉर्मेशन कैसे हो रही है हमारी धरती पर, उसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो उसमें से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से इनकरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। देखिए जो पानी जो जमा हो जाता है चट्टानों पे तो वो फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीज होने की वजह से वो वाइडन हो जाता है और क्रैक्स जो है बड़े हो जाते हैं, ये तो एकदम सही है। स्मॉल प्लांट जो होते हैं, जो मॉस भी होता है, वो भी रॉक को ब्रेक करने के काम आता है, ये भी एकदम सही बात है। अनइवन हीटिंग जो है उससे भी रॉक्स जो होती हैं क्रैक आ जाते हैं। तो यही वाली जो है स्टेटमेंट नंबर 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मिट्टी जो है उसमें लिखा है डज नॉट प्ले एनी रोल। मिट्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि जो चट्टाने ऐसे क्रैक्स हो गए, सूख गई, तो उसके ऊपर मिट्टी उसको घिस देती है, सॉरी हवा उसको घिस देती है। विंड डज नॉट प्ले एनी रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, इसमें बोला है विंड, हवा, मिट्टी नहीं, सॉरी हवा। हवा जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, ये गलत बात है। हवा जो है सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। हवा भी सॉइल को बनाने के काम आती है क्योंकि जो रॉक्स जो होती हैं जो कि कमजोर हो जाती हैं, हवा उनको काट सकती है, इरोड कर सकती है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो सन जो होता है हीट कर देता है ड्यूरिंग डे सो दैट दे एक्सपैंड। नाइट में क्या करता है, जो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसकी वजह से क्रैक्स आते हैं। पानी जो होता है, पानी सॉइल में रहता है इन 2 ways। 1 वाटर कुड गेट इन टू क्रैक्स, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय सन। उसी तरीके से जो वेजिटेशन उगती है चट्टानों के ऊपर, वो भी उसको कमजोर बनाती है, वो तोड़ देती है उनको, मतलब कमजोर नहीं बनाती, वो प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि चट्टाने के ऊपर पौधे उगेंगे और धीरे धीरे उनको ब्रेक करके मिट्टी बना देंगे, क्योंकि नए पहाड़ भी बन रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं। हमारे लाइफ टाइम क्योंकि बहुत छोटा है, अर्थ का लाइफ टाइम जो है बहुत बड़ा है, तो पहाड़ भी बनते जा रहे हैं, मिट्टी, पुराने पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं, नई नदियां बन रही हैं, पुरानी नदियां सूखती जा रही हैं। तो जो पुराने पहाड़ हैं उनकी मिट्टी बन जाएगी और अल्टीमेटली नए पहाड़ बनेंगे, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है जब तक ये अर्थ रहेगी। तो यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपसे गलत स्टेटमेंट को पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, एनसीईआरटी का सवाल है। ऑक्सीडेशन कहा जाता है गेन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन। ये तो एकदम सही है, ये तो बच्चे को पता है कि ऑक्सीजन गेन हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। केमिस्ट्री का सवाल है, केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम, छोटी क्लासेस की केमिस्ट्री के टॉपिक्स, तो उसमें से उठाया गया ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ऐसा आपको मिल सकता है। दूसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तीसरा, डिक्रीज इन द चार्ज इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो बताएं ऑक्सीडेशन किसको किसको कहा जाता है। ऑक्सीडेशन जब हो रही है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये तो ठीक है, चलो इन तीनों में से बताओ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, डिक्रीज इन चार्ज होता है ऑक्सीडेशन में, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में, इसमें से गलत कौन सा है।
देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो सबको पता है, ये दोनों को भी हटा दो, इन दोनों में से बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, गेन होता है या लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लॉस होता है, गेन होता है, बताएं ऑक्सीडेशन जब होती है। तो इसका सही जवाब है सी, डिक्रीज इन चार्ज। एक्चुअली चार्ज इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वेरियस ऑफ वेज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहला क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन गेन होती है तो ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो हम जानते हैं, एनसीईआरटी में सीधे तौर पर दिया हुआ है। चौथा जो पॉइंट जो कि गलत था, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डिटरमाइन द चार्ज ऑन द एलिमेंट इन रिएक्शन। अब आपको ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स सोडियम पॉजिटिव is oxidized. Na positive plus 1 is oxidized, but with this, its charge which was 0 now increased to plus 1, which means an increase in the charge is also an oxidation reaction. तो चार्ज इंक्रीज हो जाता है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है ऑक्सीडेशन का। ओके, इधर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स दिस रिएक्शन गो साइमल्टेनियसली। देखिए, जब भी ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस टाइम पे रिडक्शन भी हो रही है किसी चीज की। तो केमिकल रिएक्शन में जब आप लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, व्हिच मींस व्हेन अ स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो अनदर विल बी रिड्यूस्ड, सो बिकॉज ऑफ विच द नेम इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, सवाल नंबर 6, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस इन ह्यूमंस एंड इन्फेक्ट द स्किन, नेल्स एंड इवन द स्कैल्प। मतलब हमारी स्कैल्प को भी कर सकती है, इनफैक्ट स्किन को भी कर सकती है, नेल्स को भी कर सकती है। कौन सी फंगल डिजीज जो होती है ह्यूमन में? रिंगवॉर्म, एस्कैरियासिस, फाइलेरियसिस, अमीबियासिस, कौन सा है? देखिए, अब इसमें जो है एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए एस्कैरियासिस क्या होता है, फाइलेरियसिस क्या होता है, अमीबियासिस क्या होता है और रिंगवॉर्म क्या होता है। तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब है रिंगवॉर्म। काफी आसान था। तो रिंगवॉर्म जो होता है वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, वो जो कि ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। ये हमारी स्किन के अलग अलग पार्ट जो होते हैं उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अपीयरेंस क्या होती है इसकी? ड्राई स्केल लीजन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स पे ड्राई स्केली लीजन हो जाते हैं। सो ये जो इसमें इचिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें हैं। बाकी की जो 3 चीजें हैं आप पढ़ लेना इसको। फाइलेरियसिस को क्या बोलते हैं? फाइलेरियसिस को एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, जिसके अंदर लोअर लिम्ब ज्यादा इफेक्ट होता है, उसमें पैर ज्यादा इफेक्ट होते हैं। आपने इसको हाथी पांव भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है पैरों में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली लार्ज स्वेलिंग आ जाती है। तो ये होता किसकी वजह से है? ये एक तरीके की लिम्फेटिक डिजीज है, ये वर्म की वजह से होता है, फाइलेरियल वर्म। Wucheria, the filarial worm causes a slow developing chronic inflammation in the organs, right? So ascariasis क्या होता है? जो पेट में राउंड वर्म होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, उसको बोला जाता है ascariasis। इंटेस्टिनल पैरासाइट है ये, जो कैसे हो सकता है? गंदे मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं, फीकल कंटामिनेशन हो गया है किसी दूसरे इंडिविजुअल को, फ्रूट्स वेजिटेबल जिसके अंदर फीकल कंटामिनेटेड है उसको आपने खा लिया, तो रिंग वर्म जो है आपके स्टमक के अंदर एंटर कर सकता है और पेट में जिसको कीड़े बोला जाता है वो हो जाता है। अमीबियासिस में क्या होता है? एंटामीबा हिस्टोलिका जो होता है इसकी वजह से होता है, मतलब फूड पॉइजनिंग, प्रोटोजोअल पैरासाइट है जिसकी वजह से अमीबिक डायसेंट्री हो सकते हैं, मतलब जो डायरिया होता है वो हो सकता है। सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, एक्सेसिव म्यूकस, ब्लड क्लॉट्स, ये सब कुछ इसमें हो सकता है अमीबिक डायसेंट्री में, राइट? तो आपको सारे के सारे जितने भी ऑप्शन थे उनके बारे में भी पता चल गया। एनसीईआरटी का सवाल है ये। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा रही थी तो उसमें आपको मैंने बताया था, तो ये पूछ रहा है कि लेवल ऑफ हायरार्की कैसे होती है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये होता है। फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस क्या होता है? इसमें से कौन सा करेक्ट है? अपने आप पढ़ लो, क्योंकि मैंने ज्यादा बार पढ़ा तो मेरा खुद का वाला जो मैंने याद किया हुआ है वो भी गड़बड़ हो सकता है ना। बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? 1, 2, 3 और 4।
तो 1 इज द राइट ऑप्शन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। यही एक ऑर्डर होता है, मैंने आपको कहा था इसको 10 बार रट लेना और फिर 3 दिन बाद फिर 10 बार रट लेना और फिर 7 दिन बाद फिर 10 बार रट लेना, तो फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, आपको याद ही ऐसे आएगा, जिससे मुझे याद ही इसी तरीके से रहेगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ऐसे ही मेरा रटा इसको इसी तरीके से है, तो वही सेम लाइन मुझे याद आएगी। ओके, कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे था शुरू कहां से हुआ था? फाइलम सबसे लार्ज था, फाइलम, किंगडम था, किंगडम के नीचे फाइलम आता था, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर उसके नीचे स्पीशी आती है। सो किंगडम तो आपको याद ही रहेगा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद करो। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और स्पीशी भी आपको याद रहेगा, सबसे छोटा स्पीशी है, सबसे बड़ा किंगडम है। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, बस इसको रट्टा मार लो, बार बार लिख के रख लो इसको और रट लो। पहले दिन 10 बार, फिर 3 दिन बाद 10 बार, फिर 1 हफ्ते बाद 10 बार, फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टिक हो जाएगा, राइट। सेकेंड 8 क्वेश्चन जो है वो भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया था Which one of the following statement about meristematic tissue in plant is correct? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में सवाल पूछा गया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ाया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? दे आर डेड टिश्यू एंड फॉर्म वुड, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिकन वॉल, दे आर प्रेजेंट इन द bark of the tree only, and the growth occurs in plant due to the division of cells in these tissue। बताएं कौन सा इसका सही जवाब है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? डेड वुड को बोला जाता है, बार्क में प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, या प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है सेल डिवीजन के थ्रू। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बार बार पढ़ाया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अलग अलग जगह पे होता है, एपेक्स पे भी होता है, मान लीजिए रूट में, तो रूट में यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और तना जो होगा उसमें कहाँ होगा? उसके भी टिप पर भी होगा और साइड में भी होगा, लेटरल मेरिस्टेम भी होता है। कि मैंने आपको डायग्राम से भी पढ़ाया था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? रेफर्स टू द लिविंग टिश्यू कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं उसके अंदर, जो कि प्लांट के ग्रोथ में काम आती है। मेरिस्टेम जो होता है, कॉइन किसने किया था? कार्ल वेलहिम एंड वॉन नेगेली, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खास बात क्या होती है? द सेल्स विद इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सेल्फ रिन्यूइंग, अपने आप रिन्यू होती हैं, सो दैट ईच टाइम दे डिवाइड one cell remain identical to the parents while the other can specialize and become part of the plant structure। ये बिल्कुल स्टेम सेल की तरह काम करती है, मतलब ग्रोथ होती रहती है, जहां पे भी ग्रो करेंगी वो उस टिश्यू जैसी बन जाएंगी और बाकी की सारी मेरिस्टेम सेल्स ही रहेंगी। अगर आप ये देखते हैं, मेरिस्टेम्स जो होते हैं आर ऑल लिविंग सेल्स दैट हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। When plant is injured, it is undifferentiated meristematic cells that are responsible for healing। प्लांट को भी इंजरी होती है, आप उसको काट देते हो तो उसकी वो इंजरी हो जाती है, तो जो हील करने के लिए कौन सी सेल्स आती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। 3 टाइप की मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो सकती हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखाया हुआ है। तो अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ है? एपेक्स पे प्रेजेंट होंगी, शूट पे भी और रूट पे भी, दोनों, रूट के भी एपेक्स पे और शूट के भी एपेक्स पे। लेटरल वाली लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगी और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगी अकर्स ओनली इन प्लांट्स दैट आर मोनोकॉट, अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द ग्रासेस एंड बैम्बू। उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होगा। इंटरकैलरी टिश्यू लोकेटेड एट द नोड्स ऑफ दीज प्लांट्स अलाउ द स्टेम टू रीग्रो भी कर जाता है। तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इट इज इंटरकैलरी टिश्यू दैट कॉजेज ग्रास लीव्स टू ग्रो बैक सो क्विकली। तो ये भी एक खास बात आपने और नई सीख ली। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है? सिर्फ मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट है, जो नोड्स टू नोड्स उनकी ग्रोथ शो करते हैं, राइट, घास के अंदर मोस्टली। अगला जो सवाल है वो आपको एनडीए एग्जाम 2018 में पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके बारे में? लेटेंट हीट के बारे में। तो इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, it depends upon the temperature and volume, latent heat, it depends on the temperature, it is independent of temperature and volume, it depends on the temperature but it is independent of volume। 4 इसमें स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको सिर्फ सही स्टेटमेंट बतानी है। तो ओनली बी इज करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट, डी ओनली इज करेक्ट, ए एंड डी इज करेक्ट। अब ये तो मान लो कि भैया बी और सी में से तो एक ही करेक्ट होगी। अब आप बता दो जरा कौन सी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है।
इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, पहली स्टेटमेंट दे रखी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लेटेंट हीट होगी एक सब्सटेंस की वो सेम रहेगी, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है लेटेंट हीट, दूसरा बोला गया नहीं करती, तीसरा फोर्थ बोला गया टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है लेकिन वॉल्यूम के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो सही इसमें से जवाब कौन सा है बताएं। तो इसका जवाब है ए एंड सी इज करेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, बट इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन, लेटेंट हीट जो होती है क्या होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ हीट जो जरूरत है टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज अ हिडन फॉर्म ऑफ हीट। मतलब एक जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस चेंज इन द स्टेट ऑलवेज अकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर केजी। तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन, ये अलग अलग तरीके की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब अलग अलग होती है, राइट। तो ये क्या होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग द स्टेट इज फिक्स्ड। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 10, ये भी एनडीए एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसमें आपसे पूछा गया है बाय हीटिंग वुड ओके इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन, कार्बन ब्लैक को कैसे बनाया जाता है, बाय हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, बाय हीटिंग कोल at high temperature in absence of air, by burning hydrocarbons in limited supply of air, या by heating coal at high temperature in presence of air। कैसे बनती है कार्बन ब्लैक बताएं। ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कार्बन ब्लैक कैसे बना रहे हैं हम, वुड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, बर्न करते हैं हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई में एयर की, या फिर हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर बताएं। तो इसका सही जवाब है 3, बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो कार्बन ब्लैक इज अ मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग टार। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं लिमिटेड एयर सप्लाई में। तो कार्बन ब्लैक इज फॉर्म फ्रॉम पैरा क्रिस्टलाइन कार्बन। तो ये सारी जो हमने टॉपिक कहाँ पढ़े थे, ये सारा हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। इसका जो एक्सप्लेनेशन है यू कैन रीड फ्रॉम द पीडीएफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये इस सेट के कुछ सवाल थे और इन सवालों में आपने कुछ पुराने सवाल भी देखे, आपने कुछ नए सवाल भी देखे जो एनसीईआरटी से ही बनाए गए थे। सो आई होप आपको ये सारे सवाल सॉल्व करके मजा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग भी हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।